हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनपीएस क्लासेस। आई एम अंजनी कुमार तिवारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 का टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। हमने अभी तक इसके बारे में स्टडी कर ली है। सेल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर उनके जो भी शेप्स होते हैं उनके बारे में हम जान लिए। फिर उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में भी हमने जान लिया था। आज हम क्या करेंगे भाई, सेल ऑर्गेनेल्स में एक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। हमने बताया था आपको एक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म के पार्ट में कई सारे सेल के जो भी पार्ट्स होते हैं वो डूबे हुए होते हैं, हमने कहा था ना। तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। आज हमको किसके बारे में पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है, न्यूक्लियस है। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है ये सेल का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो इसलिए हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, न्यूक्लियस से ही। ओके, देखते हैं क्या लिखा गया है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस बॉडी। इसका जो मेम्ब्रेन कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। यानी जो ऊपर की जो भित्ति होती है, ऊपर का जो आउटर कवरिंग होती है वो कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर्ड होती है, ठीक। बाउंड डेंस बॉडी, उसके बाद बहुत ही घनी हुई बॉडी होती है। विच कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो कि सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। सेल में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी कुछ भी हो रहा है, उन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। उन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। एंड इनक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, उसके साथ साथ सेल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी सूचनाएं सेल के अंदर से पहुंच रही हैं, उन सब को अपने अंदर सजो के रखने वाला कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। इसी के अंदर सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी हमारे स्टोर होते हैं, किसके, सेल्स के। ओके, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। इसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। उसके बाद कब देखा था, सन 1831 ईस्वी में, ईयर 1831 में। ओके, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे इसके पार्ट के बारे में। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी लास्ट में जब फिगर बनाएंगे तो एक एक पार्ट को जब आपको दिखा देंगे तो आपको एकदम साफ समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके ये पार्ट्स होते हैं। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ओके, जो मेन पार्ट है, फर्स्ट हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोलस। चौथा हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम। ठीक, तो ये 4 पार्ट इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं, जब हम न्यूक्लियस को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगा, न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस दिखाई देगा, क्रोमोसोम दिखाई देगा। उसके साथ एक चीज और दिखेगी आपको, वो चीज क्या है, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर भी दिखेगी उसमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यानी जब हम न्यूक्लियस को देखेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई देगा, फिर न्यूक्लियोलस दिखाई देगा, क्रोमोसोम दिखाई देगा, न्यूक्लियर पोर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ी एक संक्षिप्त में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, न्यूक्लियर पोर क्या होता है, इसके बारे में एकदम संक्षिप्त में जानकारी लेंगे जितना आपके 9th क्लास के सिलेबस में है। पहले इसको तब तक नोट करिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। चलिए अब बात हम किसकी करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, उस जो भी सेल था उस सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज डबल मेम्ब्रेनस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है अगर देखें तो ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी इनमें डबल लेयर होती है, ठीक है।
फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड इज इनर मेम्ब्रेन। पहली क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन होती है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है? इट बियर राइबोसोम्स। ये क्या बियर किए होता है? राइबोसोम्स। कहाँ पे बियर किए होता है? जो हमारा जैसे मान लो न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उस आउटर मोस्ट कवरिंग पे ऐसे न्यूक्लियस बियर किए हुए होता है, राइबोसोम बियर किए हुए होता है। ठीक है, तो इट बियर राइबोसोम्स। ओके, अगला पॉइंट क्या है? इट सेपरेट द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। सेल के बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अगर आउटर मोस्ट लेयर ना होती, अगर मान लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होती, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में दोनों मिल जाते कि ना मिल जाते। इसलिए ये क्या करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को, इन दोनों को आपस में अलग अलग करके रखता है। इतनी बात समझ में आई? इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे हम बताते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। ओके, चलिए अब हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था? न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फ्लूइड पार्ट है, जो भी फ्लूइड पार्ट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इट मेजरली कंटेन डीएनए, जिसमें क्या कंटेन होता है? डीएनए होता है उसके साथ। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। इट इज अ स्फेरिकल मेम्ब्रेनलेस बॉडी विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्या होता है? प्रोटीन होता है, आरएनए होता है और डीएनए होता है। ठीक, अब उसके बाद बात हम करते हैं क्रोमैटिड या फिर क्रोमोसोम्स की। द क्रोमैटिड आर द फाइन फाइबर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। क्रोमैटिड किससे बने होते हैं? फाइन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? डीएनए को कंपोज्ड करके रखते हैं। इट्स फंक्शन इज टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू शो द जनरेशन टू जनरेशन। ये क्या करते हैं? अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, उसके साथ साथ जनरेशन से जनरेशन में उसको दिखाते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, इरेज करके हम क्या बनाते हैं? इसे तुरंत फिगर बनाते चलते हैं। चलिए आइए अब क्या करते हैं? हम सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस जो है उसका फिगर देखते हैं, थोड़ा उसका डायग्राम देखते हैं। ठीक, हमने आपको बताई थी कि क्या होता है? ये डबल लेयर्ड होता है। ये कैसा लेयर्ड होता है? ये डबल लेयर्ड होता है। ठीक, डबल लेयर्ड का मतलब इसमें दो लेयर होंगी। कितने लेयर होंगे इसमें? दो लेयर होंगे। एक होगी इनर लेयर, दूसरी होगी आउटर लेयर। ठीक है, उसके साथ साथ इनर आउटर लेयर तो होंगी, लेकिन इसमें हमने एक चीज की बात की थी कि इसमें पोर भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पोर होता है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम दिखा देते हैं न्यूक्लियर पोर कहाँ पे होता है। ये यहाँ पे जितने भी पोर्स दिख रहे हो आगे कि इसके मेम्ब्रेन में क्या है? थोड़े थोड़े स्पेसेस हैं। इन स्पेस को हम क्या कहते हैं? पोर कहते हैं। इन स्पेस को हम क्या कहते हैं? पोर कहते हैं। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है? एक और पार्ट पाया जाता है जो कि स्फेरिकल पार्ट होता है, लेकिन मेम्ब्रेनलेस होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल पार्ट होता है लेकिन मेम्ब्रेनलेस होता है। ठीक है, स्फेरिकल पार्ट का मतलब एकदम गोल होगा, लेकिन इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसकी खुद की अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। उसके बाद इसमें एक फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ होता है। इसमें एक फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ होता है। उस फ्लूइड सब्सटेंस के बाद में इसमें एक पार्ट और पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड या क्रोमोसोम्स कहते हैं।
ये कोई जरूरी नहीं कि 4 ही होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं, थ्रेड के जैसे भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक, तो ये किससे हैं? ये सारे क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स हैं। ओके, ठीक। अब उसके बाद अब अगर हम इसके लेबलिंग कर लें इसके नेम को, तो सबसे पहली चीज ये क्या है हमारी, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 होती हैं, एक होती है हमारी आउटर, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी क्या है, इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कितनी होती है? डबल लेयर्ड होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है, इसलिए मेम्ब्रेन एक हमारी होगी आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी होगी हमारी इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये पोर दिख रहा है, इस पोर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर कहेंगे। इस पोर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर कहेंगे। न्यूक्लियर पोर के अंदर एक सब्सटेंस भरा हुआ है, ये वाला सब्सटेंस, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद इसमें जो एक धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिड कहेंगे, या फिर और क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें एक सॉलिड पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, जिस पार्ट को हम क्या कहेंगे? इस पार्ट को हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक, तो ये सारे पार्ट हैं, किसके पार्ट्स हैं? ये सारे पार्ट्स हैं आपके पार्ट ऑफ न्यूक्लियस और स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर है किसका? न्यूक्लियस का, या फिर न्यूक्लियस के सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें इस वीडियो में कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में टाइप करिएगा। उसके साथ साथ एक चीज़ और बता दें, जो भी पिछले वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिए आप, जिससे कि आपका सब चीज़ जो पिछला है वो सब रिवाइज होता रहे। ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के किसी को बायो लेना होगा या नहीं लेना होगा वो आगे की बात है, आप 11 से सोचेंगे, लेकिन अगर लेना हो तो अभी से सारी चीज़ पढ़ते चलिए, जिससे कि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। ठीक, क्योंकि यही सब चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही आगे चल के ब्रॉड लेवल में जाती हैं, बढ़ जाती हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर आपको ये तब नहीं बताया जाएगा कि सेल ऑर्गेनेल्स में एक न्यूक्लियस पार्ट होता है, जो चीज़ अभी बताइए वो चीज़ तब नहीं बताई जाती, तब उससे ऊपर का बताया जाता है। ठीक है, इसलिए अभी से उस चीज़ को ऐसे पढ़ते चलिए जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू क्लास।